चलिए देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। ये हमारा सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक है, थर्ड नंबर का। सबसे पहले हमने हिमालय माउंटेन्स पढ़े थे, उसके बाद मैदानों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर अब कंटिन्यू आगे होता है। तो ये क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। जैसे आपको नॉर्मली हमने बताया था कि एक जमीन है, अगर वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है तो उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं, और अगर बिल्कुल उसकी पीक है, कोई चोटी है, तो हम उसे माउंटेन कहते हैं। और प्रायद्वीप का तो मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, यहाँ पानी है, और उसके अंदर, जमीन के अंदर जो प्लेट्यू है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेगी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम जानते हैं। ये कैसा है, टेबल लैंड सरफेस है। टेबल लैंड, टेबल होती है इस साइज की और शेप की, तो मतलब ऊपर से उठी और ऊपर से फ्लैट, इसी टाइप का हमारा ये प्लेट्यू है, ठीक है। कैसे बना है, किस चीज से बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। तो 7th क्लास में शायद आपने 3 प्रकार की रॉक पढ़ी होंगी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। बेसिकली आपको 9th में बस इन्हीं दोनों के बारे में याद रखना है। ये कैसे, ये कौन सी होती हैं? तो जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है, जब जमीन पे आके वो ठंडा हो जाता है, उससे बनती है इग्नियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? जैसे मान के चलिए दो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टान है, कंकड़ हैं, अगर वो जमीन में दब जाते हैं और दबने के हजारों साल बाद जब हम उन्हें देखेंगे तो वो मिलके एक बन जाते हैं, तो ऐसी चट्टानों को बोलते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है। भैया ये बने कैसे, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना कैसे हमारे देश में? तो जैसा आपने हिमालय का डिवीजन देखा था, आपने आपको बताया था कि एक इंडो यूरेशियन प्लेट से जब गोंडवाना लैंड से एक प्लेट आके टकराती है तो कुछ फोल्ड होके माउंटेन बनते हैं। तो इसी प्रोसेस के बीच में यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के बीच में यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। इस जमीन पर वॉल्केनो बहुत ज्यादा फटते हैं, तो उनसे निकलने वाला लावा ठंडा होकर जमता जाता है। इस वजह से इसे कहते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड के दौरान ये जो जितने भी हमारे वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं उससे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कहलाता है, एक बिल्कुल पराठे जैसा शेप है इसका, ट्रायंगुलर। तो इसको हम पूरा ना पढ़ के इसके डिविजन्स पढ़ेंगे, इसको 2 टाइप से पढ़ेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाएगा नर्मदा के ऊपर, उसे कहेंगे अपन सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल मतलब भारत के बीच में, ये लगभग बीच में आएगा ना। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यू, जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड मतलब मध्य उच्च भूमि। तो ये पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। पूरी डिटेल अगर आपने इस टॉपिक से पढ़ ली तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये डायग्राम से, मैप से आपको याद बना रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड है कहाँ, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी के उत्तर में ये जो एरिया है आपका पूरा, यही कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब ये जो पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो उठी हुई जमीन है, इसमें भी कुछ हिस्से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे पहला और सबसे बड़ा जो पार्ट है उसे कहते हैं मालवा प्लेट्यू। ये जो है इसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा के बाद आपको मिलेगा बुंदेलखंड, फिर मिलेगा बघेलखंड, और लास्ट में इस तरफ मिलेगा आपको, ये छोटे छोटे और भी प्लेट्यू हैं, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये पूरा डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स का, ठीक है। और नीचे देखते हैं अब हम आगे, अगला पॉइंट क्या है, विंध्या इन द नॉर्थ। तो जब हम सबसे नीचे देखते हैं, इसको इरेज कर दें, तो ये हमें कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है, सतपुड़ा। उसके ऊपर एक और माउंटेन रेंज है यहाँ, जिसे हम कहते हैं विंध्यांचल। विंध्या माउंटेन रेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगी नॉर्थ में। साउथ में आपको ये जो माउंटेन रेंज है इसे कहते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा माउंटेन रेंज आपको साउथ में मिल सकती है, और अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल आइलैंड के अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिवर्स। इस एरिया में बहने वाली कुछ नदियां जो इस तरफ कैसी बहती हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यहां से कुछ इस तरफ बहती हैं ऐसी। अच्छा, ये ऊपर की तरफ क्यों बह रही हैं?
एक कॉमन सा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर नदियां ऊपर की तरफ बह रही हैं मतलब उनका स्लोप उस तरफ है, तो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किस तरफ है, नॉर्थ साइड, इसीलिए वो वहां पर पूरी नदियां बहती हैं। अब आप एक मान के चलिए यदि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यहाँ के निवासी हैं, तो आप इमेजिन करिए आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका घर है, ये प्लेट्यू है पूरा, आप प्लेट्यू के ऊपर रह रहे हैं, तो हमारा पूरा राज्य प्लेट्यू पर ही बसा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसकी क्या खासियत है कि वाइडर इन द वेस्ट, इस एरिया में पश्चिम में ये बहुत वाइड होते हैं, बहुत चौड़े हैं, और जैसे जैसे हम ईस्ट के साइड जाते जाते हैं तो ये हमें नैरो होते जाते हैं, मतलब सकरे होते जाते हैं। तो ये सेंट्रल हाईलैंड आपको याद रखना है, पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेंट्रल वाला भाग कहाँ है, किन नदियों के बीच में, किन माउंटेन्स के बीच है, कौन कौन से मेन यहाँ के प्लेट्यू हैं और नदियां किस तरफ बहती हैं, बस यही आपको कॉमन इस टॉपिक में याद रखना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार को दो हिस्सों में पढ़ना है हमें। तो पहला हमने पढ़ लिया है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड मतलब मध्य उच्च भूमि। पहला कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स, उसको पढ़। अब सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने इस पूरे प्लेट्यू को पढ़ने के लिए हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। अब हम ऊपर का हिस्सा हमने कवर कर लिया था, अब नीचे का हिस्सा हमें कवर करना बाकी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के पठार के बारे में, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो स्टार्टिंग से पूरी चीजें कवर करते हैं। सबसे पहली चीज, एक ट्राइंगुलर लैंड मास है, ये भी पूरा कैसा है, ट्राइंगुलर, आपको दिख रहा हो कुछ इस तरह से, एक पराठे की तरह। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हमारा ट्रायंगुलर लैंड मास है, एक त्रिभुजाकार जमीन है। साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी आपको दिख रही होगी, नर्मदा के जस्ट नीचे हमारी सतपुड़ा रेंज है, और इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड होते हैं हमारे, और नीचे क्या है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो ये नर्मदा के साउथ में है, और आपको सतपुड़ा रेंज मिल जाएगी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, रेंज, रेंज मतलब बहुत सारे पहाड़। सतपुड़ा रेंज में यहाँ भी पूरी रेंज में कुछ आगे और भी माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे महादेव हिल्स, के मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स। इनसे साउथ में पूरा जो एरिया है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू का है। आगे देखते हैं, हायर इन द बेस्ट स्लोप डायरेक्शन। अब ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप समझना। आपसे कहा है कि ये जो प्लेट्यू है ये इस तरफ से उठा हुआ है, यहां से कुछ नदियां हैं, अगर वो ऐसी बह रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, यहां से हाई है, इस तरफ से उठा हुआ है, और इस तरफ जेंटली स्लोप है ईस्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, मतलब पूर्व की तरफ क्या है, ढलान है, और पश्चिम से कैसा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है ये। तो हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप कहां पर है, ईस्ट वर्ड, पश्चिम की तरफ क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब ढलान। एक्सटेंशन इसका नॉर्थ ईस्ट तक है। अब एक चीज आपको समझ में पता नहीं देर से आ सकती है, एक्सटेंशन टू द नॉर्थ ईस्ट। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे आपको पता है, आपने देखा है कि आपने तो ये पढ़ लिया यहाँ पे, ये दक्षिण भारत का पठार है। अब ये कहां तक है, ये हमारा पूर्वी स्टेट्स तक है। फिर सर आपने इतना क्यों पढ़ाया, तो ये हिस्सा नहीं है क्या, ये भी हिस्सा है, यही तो किताब बता रही है हमको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि यहाँ से गंगा नदी जब आती है तो एक नदी हुगली यहाँ से आ जाती है, गंगा आ जाती है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, यहाँ से बांग्लादेश वाला एरिया है ना, तो यहाँ से बहुत सारी नदियां आ जाती हैं। तो नदियां क्या करती हैं, जैसे कोई जमीन है, यहाँ से नदी आएगी तो वो उस चीज को डिवाइड कर देती है, और यहां से जितना भी ये प्लेट्यू है, थोड़े छोटे छोटे आइलैंड कह सकते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों से ये कट गया है इसी का हिस्सा, जो आपको साउथ से लेकर पूरा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ईस्ट वार्ड जितना भी हमारी चीजें हैं, जितने भी माउंटेन्स है, ये सब किसका हिस्सा है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू या पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। तो मेघालय में आपको, जैसे आप मान के चलिए, आपने देखा होगा बांग्लादेश, ये हमारे बांग्लादेश का मैप है, हमारा नहीं बांग्लादेश वालों का जो बांग्लादेश है, ये उसका मैप है। अब बांग्लादेश के जस्ट ऊपर आपको एक राज्य मिलेगा जो हमारा मेघालय कहलाता है। ये मेघ जैसी आकृति का है, बादल जैसा, इसीलिए इसका नाम ही मेघालय है। तो मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको ये, कि आगे आपको क्लाइमेट चैप्टर भी में भी काम में आएगा। गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है। कारोबी, एंगलोंग, प्लेट्यू, नॉर्थ और चचार हिल्स, ये सारी माउंटेन रेंज भी किसका हिस्सा है, हमारी
डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है। तो ये रहा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आपको लग रहा होगा सर ये खाली जमीन क्यों है? ये खाली नहीं है, यही तो एक ट्विस्ट है कि यहां पर है माउंटेन्स। अब ये कौन सी साइड है सर? ये वेस्ट साइड है। तो वेस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पश्चिम। तो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। ये कौन सी साइड है? ईस्ट। तो इन्हें क्या कहेंगे? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो इनके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा दक्षिण भारत का पठार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था अभी डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा कि डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर हमारा सेंट्रल आइलैंड है। फिर हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा। ये जो पास में जो जमीन बची थी इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट सीधा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर, क्योंकि आपको पूरा ही याद हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, सबसे पहले समझते हैं घाट। घाट मतलब क्या होता है? उठा हुआ एक मैदान, उठी हुई जमीन। जैसे हम किसी, वो जमीन है ये नॉर्मल नॉर्मल जमीन से अब ऊपर उठते हैं हम, वो घाट आ जाते हैं, घाटी जैसे बोलते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर माउंटेन्स हैं, दोनों साइड क्या है? माउंटेन्स है, इनको हम कहते हैं घाट, ठीक है। घाट बेसिकली मराठी टर्म है, और ये वाला साउथ वाले एरिया, महाराष्ट्र वाले एरिया हम जानते हैं, इसलिए हम घाट का यूज करेंगे यहाँ पे। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हमें इनको इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस कोस्ट पर, ये है भारत की वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है? पश्चिमी तट। ये जो पूरा पानी से लगा है अरेबियन सी में, इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी तट पर जो हमारी माउंटेन्स है उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, और जो माउंटेन्स हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे हैं उन्हें कहते हैं हम ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट कहते हैं। अब हम इनके बारे में आगे देखते हैं, एक एक के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस कि वेस्टर्न घाट कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट के पास। ईस्टर्न घाट कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट के पास। दूसरा डिफरेंस, वेस्टर्न घाट कहाँ है? अरेबियन सी में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे अरेबियन सी। और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलेंगे देखने को आपको? बे ऑफ बंगाल के अंदर। सॉरी, बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं, बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं हमारे देश में, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर कंटिन्यूअस। आपको इमेज में दिख रहे होंगे कि ये लगातार हैं, कंटिन्यूअस हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है? अब आप समझिए। यहां पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये इस तरफ इनका स्लोप है। तो अपने पिछले अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ऐसा क्यों है? अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे साउथ वाला हिस्सा है, इसका ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, ये थोड़ा सा हाई है, और यहाँ ऐसा स्लोप है। तो यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या करती हैं? उस तरफ जब बहती हैं तो ये ईस्टर्न घाट को काट देती हैं, इसीलिए कैसे हो जाते हैं? डिसकंटिन्यूअस। और ये कैसे हमारे? कंटिन्यूअस। तो किस वजह से डिसकंटिन्यूअस हुए? नदियों की वजह से। अब आगे देखते हैं हम। अब जैसे ये मान के चलिए आप इस तरफ हैं और आपको उस तरफ जाना है, तो क्या, जैसे मान के चलिए यहाँ मुंबई है, आपको पता मुंबई, यहाँ पर मुंबई है, और मुंबई के वाले लोग जब दूसरी तरफ जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के ट्रेन जाती होगी। अगर नॉर्मली लैंड से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रेन ऊपर चढ़ के नहीं जाती, पहाड़ों के बीच में से काट के रास्ते बनाए गए, जिन्हें हम कहते हैं पास। पास मतलब दर्रे। जैसे आपने पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट ये सुने होंगे ना, तो ये पासेज है, दर्रों के नाम है जो पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं। तो ये सारे लोग, सारी ट्रेन्स वगैरह यहीं से पास होते हैं, इनको क्रॉस करने के लिए आपको पासेज से जाना पड़ता है। अब इनकी हाइट लगभग 900 टू 1600 मीटर, एवरेज हाइट इनकी कितनी है? 900 टू 1600 मीटर एवरेज हाइट है, और इनकी एवरेज केवल 600 है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये इनकी एक खासियत क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, मान चलिए यहाँ छोटा होगा, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ, साउथ साइड आते आते इनकी हाइट और बढ़ती जाती है। इसीलिए इन पूरी माउंटेन में सबसे ऊंचा माउंटेन है हमारा अनाईमुडी, और अनाईमुडी कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। हाइट 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट है। यहां देखते हैं, यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा यहाँ की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, और 1690 मीटर, और ये आपकी आंध्र प्रदेश में आती है। और ये हमने आपको बता ही दिया अभी कि ये डिसेक्टेड बाय रिवर्स, नदियों के द्वारा कटे हुए हैं। महानदी टू नीलगिरी हिल्स, ये महानदी है, और महानदी से लेकर ये कहां तक आते हैं हमारे? ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जो कहलाती हैं, यहाँ दोनों ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिल जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम नीलगिरी।
तो ये भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तापी रिवर से, तापी रिवर से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक आपके चलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी तक। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपल ही याद रखना है कि कौन किस तरफ है, कैसे हैं, कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कहाँ मिलते हैं, कितनी इनकी एवरेज हाइट है। तो ये सारी चीजें आपने इस टॉपिक में पढ़ी। तो ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।